So hello and welcome back students to EIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 business study chapter number 2 हेनरी फ्योल प्रिंसिपल. सो आज का हमारा टॉपिक है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स का. तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास आता है डिवीजन ऑफ वर्क. देखो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को छोटे छोटे टास्क में छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड कर देना जिससे किसी एक बंदे के ऊपर किसी भी काम का बर्डन ना आए. और जब बर्डन नहीं आएगा तो वो इफिशियंसी के साथ काम करेगा, इफेक्टिवनेस के साथ काम करेगा. और यहीं पर जब हम काम को डिवाइड कर देंगे एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डिपार्टमेंट्स के मुताबिक, तो वो अपने अपने काम पर फोकस करेंगे जिससे क्या होगा हर एक वर्क के अंदर, हर एक कैटेगरी के अंदर बहुत इफिशियंसी हमें देखने को मिलेगी. और ये रेगुलेट करेगा हमारी ग्रोथ को और हमारे बिजनेस को. सो बेसिकली इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही होंगी. एक बार पढ़ के बता देता हूं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ब्रेकिंग डाउन टास्क, जॉब्स और एक्टिविटीज इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज द डिवीजन ऑफ वर्क. बढ़ते हैं सेकंड प्रिंसिपल की तरफ. ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो ऑथोरिटी का मतलब कोई ताकत, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी. यानी कि यहां हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि हमारी ताकत हमारी जिम्मेदारी के बराबर होनी चाहिए. अगर इन दोनों में कोई मिसबैलेंस होता है तो बहुत ही ज्यादा परेशानी देखने को हमें मिलती है. यानी कि जो हम डिवीजन कर रहे हैं कामों का, उस डिवीजन के अंदर हमें उस पर्सन को उतनी ऑथोरिटी भी देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है उस काम के मुताबिक. ऐसा नहीं कि किसी बंदे का काम ज्यादा है, उसकी ऑथोरिटी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, उसकी ऑथोरिटी ज्यादा है. यानी कि दोनों ही चीजों के अंदर तालमेल हमारा बना होना बहुत ज्यादा जरूरी है. यानी कि ताकत इक्वल्स टू जिम्मेदारी. ठीक है, इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एनी पर्सन शुड हैव इक्वल ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द वर्क. ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसिप्लिन. डिसिप्लिन रेफर टू गेट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर दैट आर एस्टैब्लिश्ड टू मेंटेन ऑर्डर, इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली डिसिप्लिन का मतलब तो हम सभी जानते हैं. डिसिप्लिन का मतलब ऐसा होता है कि अपने काम को करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करना जिसके अंतर्गत हमारे कंपनी के सभी वर्कर्स और खुद हम भी काम करेंगे. जिससे क्या होगा हमारे काम के अंदर एफिशिएंसी आएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हमारे इफेक्टिवनेस के साथ अपने काम को करेंगे अगर डिसिप्लिन प्रॉपर वे में मेंटेन हो रहा है तो ये होता है डिसिप्लिन का थर्ड रूल. ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड. देखो यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता. और कमांड का मतलब कोई एकता में रहकर कमांड करे. यानी कि हम रिपोर्टिंग रिलेशन अपना ऐसा बनाएं कि किसी एक पर्सन को ही हमें रिपोर्ट करना पड़े. हम बार बार मल्टीटास्किंग ना करें. जैसे मान लो कोई मैंने काम किया, उसी काम को मुझे दूसरे पर्सन को दिखाना है, फिर तीसरे को दिखाना है, फिर चौथे को दिखाना है. ऐसा ना हो. हम अपने रिपोर्टिंग रिलेशन के अंदर सिर्फ एक पर्सन को असाइन करें और ये बोलें कि आपको अपने काम की इफिशियंसी इन पर्सन को दिखानी है. तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड. और जो वो आदेश देगा उसका आदेश का पालन सभी वर्कर्स को करना है. तो बेसिकली जब हमारी कंपनी के अंदर इस चीज को फॉलो किया जाता है तो हमारे काम का डुप्लीकेशन नहीं होता, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है और भी बहुत बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं. तो देखो unity of command, according to this principle employees should receive order and instruction from only one superior or manager, one boss, one person to report. तो बेसिकली ये एक मैं लाइन लिखी है, आप ये लिख लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड बिल्कुल सेम टू सेम है. इसकी डेफिनेशन देख लो. इन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देयर इज ओनली वन हेड फॉर द टीम एंड डिपार्टमेंट, देयर इज ओनली वन प्लान एंड वन डायरेक्शन. सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारी डायरेक्शन के अंदर यूनिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं किसी डायरेक्शन में चल रहा हूं, वो डिपार्टमेंट किसी डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा नहीं. यानी कि आप काम तो अलग अलग कर रहे हो बट आप किसके नीचे हो, आप इस कॉमन गोल के नीचे हो. यानी कि आपको ग्रोथ जो अचीव करनी है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की करनी है. ऐसा नहीं आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ग्रोथ अचीव करनी है. नहीं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए हमारे काम के अंदर. नेक्स्ट आता है हमारे पास रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज. तो देखो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल payment or compensation provided to employees in their consideration work, skills and contribution in the organization, but the remuneration of employees should given at the least reasonable standard of living. तो बेसिकली remuneration का मतलब यह है कि उनको पैसे देना, कोई सैलरी देना, वेजेस देना, कंपनसेशन देना, यानी उन्हें बोनस देना. यानी कि ये सब चीजें एक ऐसी चीज है जो कि एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है किसी भी काम को अपनी इफिशियंसी से ज्यादा करने के लिए. यानी कि यही चीज जो होती है वो एक ऐसी देनी चाहिए हमें जो कि अपने स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक बेहतरीन तरीके से जी सके। हम ऐसा नहीं कहें कि हमने उसको अथॉरिटी ज़्यादा दे रखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे रखी है, डिसिप्लिन में ज़्यादा रख रखा है और हम उसको पैसे कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय डिमोटिवेट होगा और अपनी प्रोडक्शन में और अपने काम के अंदर अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो हमें बता रखा है कि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज उसके वर्क के अकॉर्डिंग हमें इतनी देनी चाहिए, रीजनेबल तो देनी चाहिए जिससे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण एंड विकेंद्रीकरण। तो इसका मतलब क्या है, देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली मान लो मैंने कोई प्लान बनाया और वो मैंने अपने पास तलक ही रखा, मैंने किसी को भी नहीं बताया, ये तो आप मान लो सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। यहीं पर जैसे मान लो मैंने अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए एक प्लान बनाया और ये प्लान मैंने हमारे यहाँ जो टीचर्स काम कर रहे हैं मैंने उन सबको भी बता दिया, ये है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि मेरा प्लान अब पब्लिकली हो गया, यानी कि अब वो प्राइवेट नहीं रहा। तो यही सेम प्रोसेस होता है हमारा मैनेजर्स के अंदर, यानी कि जो हम लेवल ऑफ मैनेजर पढ़कर आए हैं, मैनेजरियल मेंबर, नॉन मैनेजरियल मेंबर, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, फिर प्लेटफॉर्म लेवल। तो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्लानिंग डिजाइन कर रही है, जो भी चीजें डिजाइन कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उस तलक ही सीमित रहे। वो जो जनरल मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर, फॉरमैन, इन सभी को इन सबकी चीजों में कोई भी बेसिकली पार्टिसिपेट ना मिले। तो ये है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली किसी भी इनोवेटिव आइडिया को करने के लिए, कोई प्लानिंग प्रिपेयर करने के लिए या कोई भी स्टेप लेने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित सभी को हम पार्टिसिपेट के अंदर लें, यानी कि सभी से हम पूछें और सभी के इनोवेटिव आइडियाज को हमारे पास कैप्ट करें, जिससे क्या होगा कि सबकी अपनी अपनी अलग थिंकिंग होती है सोचने की, और उस थिंकिंग के बेस पर हम अपने काम को और भी ज्यादा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं, एज वेल एज बहुत इफेक्टिव प्लानिंग प्रिपेयर कर सकते हैं स्ट्रेटेजी के साथ। सो ये होता है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसकी डेफिनेशन पे गौर कर लीजिए, दे आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। First is centralization, second one is decentralization. Centralization, all power within a specific group, यानी कि top level management, only one. ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, ऑल पावर इज नॉट हैविंग एन स्पेसिफिक ग्रुप, रेदर इन दिस सिस्टम ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम अ सेंट्रल अथॉरिटी टू लेवल, लोअर लेवल और यूनिट्स। तो देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके अंदर सिर्फ एक सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो आप वो समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर देगी वो सबका पालन करना पड़ेगा उसको। तो ये तो है सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। और दूसरा ये हमारा भारत, यानी कि हमारे भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी अधिकार हैं, शक्तियां हैं, और यहीं पर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, लोअर लोकल गवर्नमेंट के पास भी है। तो ये होता है बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझा दिया, दो एग्जांपल दे दी, जो भी आपको याद रहे उससे आप याद रख सकते हैं सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये नहीं कि हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है और मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट उसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये कि मैं बहुत ही जल्दी ग्रोथ अचीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम जिस यूनिटी में काम कर रहे हैं उस यूनिटी में बहुत ही कम लोगों का इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट सभी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सबका इंटरेस्ट होगा तभी हम एज वेल एज गोल को अचीव कर पाएंगे। जैसा कि हमें डेफिनेशन में समझा रखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन ग्रो आवर बिजनेस ओनली व्हेन नॉट जस्ट वन पर्सन इज इंटरेस्टेड बट एवरीवन इज इंटरेस्टेड, यानी कि सभी पर्संस को इंटरेस्टेड होना पड़ेगा, तभी जाके अपने गोल को कहीं पर हम जाके अचीव कर पाएंगे। सो ये थे हमारे बेसिकली 8 प्रिंसिपल जो कि हमने आज की क्लास में कवर किए हैं। सो होपफुली आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ, इसी तरीके से बेस्ट ब्रीफ एंड डेफिनेशंस के साथ। थैंक यू।